गौरव मिश्रा जो भारतीय जनता पार्टी से। आप सबका स्वागत है, दोनों का स्वागत है। और गौरव जी, आपसे जानना चाहता हूँ, ये ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमें, और लोग आप पर ये आरोप लगाए, विपक्षी दल आप पर आरोप लगाते हैं कि समुदाय विशेष को टारगेट करने के लिए ऐसा ही कार्य किया जा रहा है। गौरव जी। देखिए, आपने अच्छा प्रश्न किया है। ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी तभी बनी रह सकती है जब डेमोक्रेसी की प्योरिटी बनी रहे। अगर उसकी शुद्धता नहीं है तो निश्चित रूप से परिष्कृत डेमोक्रेसी कभी भी नहीं आ सकती। और एसआईआर इस डेमोक्रेसी को परिष्कृत करने का एक माध्यम है, इसको शुद्ध करने का एक सशक्त माध्यम है। और क्यों विपक्ष को इतनी परेशानी हो रही है भाई, क्यों एक वर्ग विशेष को लेकर के विपक्ष इतना परेशान है? उसका देखिए सबसे बड़ा कारण है, पिछले 70 वर्षों में विपक्ष ने तुष्टीकरण की राजनीति अपनाई, और उस तुष्टीकरण की राजनीति में आपने देखा किस तरह से डेमोग्राफिक चेंज हुआ, जनसांख्यिकी असंतुलन हुआ। इसके अलावा एक बहुसंख्यक समाज की आबादी 1950 से लेकर के 2025 तक आते आते 7-8% के आसपास नीचे चली गई। इसके अलावा बॉर्डर लाइन जो स्टेट्स हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहां भी वहां विदेशी घुसपैठिए आकर के बस गए, बेतहाशा आबादी को बढ़ाया। स्टेट पॉलिसी का हिस्सा बनाकर पश्चिम बंगाल जैसे प्रदेश में और जम्मू कश्मीर जैसे प्रदेश में रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को बसाया गया। आज पश्चिम बंगाल में अगर कायदे से अगर एनआरसी कर दी जाए और एसआईआर किया जाए तो बांग्लादेशी वहां पर उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी नौकरी कर रही है। ज्योति बसु के टाइम से ही केवल कर दिया जाए तो सब बांग्लादेशी निकलेंगे। तो सबसे बड़ी परेशानी का सबब विपक्ष के सामने ये है कि जिस वोट बैंक को उन्होंने कल्टीवेट किया था, जिसको सींचा था, बीजारोपण किया था, आज वो एक सब्सटेंशियल वोट बैंक के रूप में उनके सामने उपलब्ध है। और उनको लगता था कि ये जैसे जैसे बढ़ेगा, इसकी गति जितनी तेजी से बढ़ रही है, पूरे देश पे एक छत्र उनका राज्य होगा, और वो उस चीज पर चोट किया जा रहा है, उस चीज को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ऐसा उनको लग रहा है। यद्यपि इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से, चाहे बिहार में एसआईआर हुआ, आपने देखा किस तरह से 65 लाख लोग 65 लाख वोटर्स जो है उसमें से निकाले गए, 22.5 लाख लोग मृत पाए गए उसमें 34 लाख से ज्यादा लोग तो ट्रांसफर होकर परमानेंटली दूसरे जगहों पर जाकर के बस गए। तो क्या इसकी शुद्धता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? और फिर जो बाहर से आकर के दूसरे देशों से घुसपैठिए आकर के नागरिक बनकर के आधार कार्ड के नाम पर अपने आप को भारत का मूल नागरिक घोषित कर रहे हैं, वो किसका हिस्सा खा रहे हैं? वो तो उन्हीं वोटरों का खा रहे हैं ना, जो जहां पर वो वोट दे रहे हैं, उन्हीं के हिस्सेदारी वो खा रहे हैं। तो आखिर ये सही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उस दिशा में लिया गया ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है और इलेक्शन कमीशन का स्वागत करना चाहिए। लेकिन अभी देखिए, घोषणा नहीं हुई कि उसके पहले ही तमाम अधिकारी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बदल दिए, हटा दिए, फेरबदल कर दिए, अपने हिसाब से अधिकारियों को वहां पर डिप्यूट कर दिया। इसके अलावा एसआईआर के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ने की बात चलने लगी पूरे देश भर में। आप बताइए, ये देश है कि एनार्की से चलेगा या संविधान और कानून से चलेगा? गौरव जी, सवाल ये उठता है कि आप बड़े आसानी से बोल देते हैं कि देखिए रोहिंग्यास बसे हुए हैं, बांग्लादेशी बसे हुए हैं। 2014 से आप विराजित हैं, गृह मंत्रालय आपके पास है, निकाल लेते, कुछ लोगों को निकाल के उदाहरण पेश कर देते आप। गौरव जी। विनोद जी, उदाहरण तो पेश किया ना। देखिए, निकाले जा रहे हैं, महाराष्ट्र से निकाले जा रहे हैं। अभी आपने महाराष्ट्र में देखा कितने बड़े पैमाने पर राशन कार्ड वहां खारिज हुए हैं, और कुछ लोगों को तो देश की सीमा से बाहर भी भेजा गया है। आसाम से लगातार भेजा जा रहा है, उनको चिन्हित किया जा रहा है। कुछ लोग डिटेंशन कैंप में भी आसाम में हैं। ऐसा नहीं है, जो विदेशी हैं, जो घुसपैठी हैं, गलत तरीके से हैं, जो चिन्हित हो गए हैं, उन्हें पुलिस पकड़ रही है और पकड़ करके उनको जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत उनको भेजा भी जा रहा है। ऐसा नहीं है, और बांग्लादेश सरकार को सूचित भी किया जा रहा है इस संदर्भ में। मुझे लगता है कि देखिए, जो भारत के अंदर इनको एकोमोडेट करने की और इनको वोट बैंक बनाने की जो एक प्रवृत्ति है, अब देखिए ये प्रक्रिया शुरू हुई देश के अंदर विदेशी घुसपैठियों को बाहर करने की, तो रोहिंग्याओं के लिए बड़े पैमाने पर दरवाजा खोल दिया ममता बनर्जी जी ने, और वहां पर 8,000 स्कूलों में 20,000 शिक्षक नियुक्त हो गए, और बच्चों का पता ही नहीं है किसी विद्यालय में। तो जहां पर इनको व्यवस्थित करने की, केरल में इनको शिफ्ट करना शुरू कर दिया गया, बड़े पैमाने पर केरल में भेजा जा रहा है। तो इस तरह की जब जहां जिस देश में मानसिकता हो लोगों की, वो देश पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं हो सकता। और ये अब तो बहुत आवश्यक है, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय थ्रेट है,
भारत को भी सुरक्षित करना, भविष्य की पीढ़ियों को सुरक्षित करना, हमारे जो संसाधन है वो हमारे देश के लिए काम आए, वैश्विक विकास के लिए काम आए, ना कि यहाँ पर डकैती और चोरी के आधार पर इस देश को चलाया जाए। उस तरह की व्यवस्था तो अब नहीं चल पाएगी। और सरकार अगर इस तरह के कार्य कर रही है और विपक्ष एकजुट होकर के इसमें परेशानी महसूस कर रहा है, तो क्यों महसूस कर रहा है भाई? अगर सही कार्य हो रहा है तो उसे स्वीकार करना चाहिए, और अगर सही नहीं हो रहा है तो उसको सही तरीके से बताना चाहिए कि गलती कहां पे हुई है। तो गलत तो बता नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने विनोद जी, इसको किसी भी प्रकार से किसी भी मुद्दे को झूठ तरीके से प्रस्तुत करके जनता के अंदर भड़काऊ एक भावना भड़का करके सड़कों पर उतारने की एक प्रवृत्ति विपक्ष की है। जबकि पिछले कई प्रयोजन उनके विफल हो चुके हैं, चाहे वो सीए का मामला हो, एनआरसी का मामला हो, वो विफल हो चुका है, चाहे किसान आंदोलन हो, ये सारे काम उन्होंने, असहिष्णुता आंदोलन से लेकर के अब तक के सारे प्रयास देख लीजिए, वो सारे विफल हैं। तो कोई ठोस जेन्युइन मुद्दा इनको मिल नहीं रहा है, और जेन्युइन मुद्दे जो है उस पर ये काम करने के आदी नहीं है। ये जो कि संविधान और कानून विरोधी सरकार में रहने के बावजूद इन लोगों ने काम किया हुआ है, तो ये कैसे सच्चाई का सामना करेंगे? सत्य के साथ नैतिक बल उतना है नहीं कि ये सत्य का सामना कर सकते। तो इसलिए विपक्ष परेशान है, बेहाल है, उसको लग रहा है कि मेरी धरती खींची जा रही है। तो ऑलरेडी पहले से ही सही कहा, 1984 के बाद आज तक पूर्ण बहुमत कांग्रेस पार्टी नहीं पा सकी। मुश्किल 50 से नीचे सीटें आई 2014 में, और अभी मान के चलिए वो भी 99 ट्रिपल डिजिट में वो भी पहुंच नहीं सके। तो ऐसी स्थिति में उनको चौतरफा लगता है कि हमारे ऊपर वार हो रहा है, तो विदेशों में जाकर के गुहार लगाना, और जो एक सोरोसी मानसिकता है और एक जो कॉलोनियल माइंडसेट है, आप मान लीजिए अमेरिका से वो चीजें चलाई जा रही है सोरोस के द्वारा, तो उनके रोड मैप पर काम करने का प्रयास विपक्ष करता है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे देश सशक्त नहीं होगा, देश को कमजोर करने का काम विपक्ष कर रहा है। लेकिन गौरव जी, आप एक लाइन बोल रहे थे कुछ। बस एक लाइन में, रिजवी साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, और उसका सबसे जीवंत उदाहरण मैं बताता हूं कि हमारी 44 फ्लैगशिप योजनाएं जो केंद्र की और राज्य की चल रही हैं, उसमें सबसे बड़ा अगर कोई लाभार्थी वर्ग है तो वो अल्पसंख्यक वर्ग है, जिसमें 28% से कुछ में तो 40% तक का लाभ उनको मिला है। और ये इस कारण से हुआ है कि 70 वर्ष तक उनके उन मूलभूत आवश्यकताओं पर पिछली सरकारों ने कभी ध्यान दिया ही नहीं था। और सबके डेटाबेस हैं, एक एक लाभार्थी का डेटाबेस है, नाम है, फोन नंबर है, पता है, चाहे वो आवास मिला हो, चाहे वो गैस का सिलेंडर मिला हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि मिली हो, चाहे वो पेंशन मिला हो, सभी, चाहे वो आयुष्मान भारत का लाभार्थी बना हो, किसी न किसी योजना का लाभ सबको मिला है। तो मुझे लगता है कि ये बात तो बिल्कुल गलत है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है जिसने वहां तक इन चीजों को पहुंचाया, लेकिन इसकी गारंटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं लेगी, एनडीए की सरकार नहीं लेगी कि विदेशी घुसपैठियों को वो लाभ पहुंचे। उनको पालने पोसने के लिए ये व्यवस्थाएं नहीं है। ब्रजेश जी, SIR पर संशय अपने देश की जनता के ऊपर। ब्रजेश जी, चलिए गौरव जी, आप मिसलीड कर रहे हैं। इनका कहना है, ब्रजेश यादव जी के मुताबिक, कि आप देश को भ्रमित कर रहे हैं। जी गौरव जी, 2014 से देश की जनता क्या भ्रमित हो रही है विनोद जी? 2014, 2019, 2022, 2024, 21 राज्यों में देश की जनता ने अपना प्यार, अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को लुटाया है, दिया है। तो ये क्या यूं ही हो रहा है बिना विश्वसनीयता के? और जहां हमारी कमजोरी रहती है, जहां हमसे कुछ गलतियां हुई रहती हैं, वहां जनता दंड भी तो देती है, उसको स्वीकार करने की आवश्यकता है। अगर हम मिसलीड करते जनता को, तो क्या जनता सिर माथे पर रखती, सरकार मिलाती? इन लोगों ने जो पाप किए थे अपने कार्यकाल में, उसका दंड ये भुगत रहे हैं और आगे भी भुगतेंगे, क्योंकि जनता पारदर्शी तरीके से निकाल पाती है कि ये आएंगे तो क्या करेंगे। और इसलिए ये सारे जो कार्यक्रम हो रहे हैं, जो प्रयोजन हो रहे हैं, ये देश को आंतरिक रूप से सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए, भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक ताकतवर भारत देने के लिए ये प्रयोजन हो रहे हैं। और जनता इस बात को जानती है, और विपक्ष भी इस बात को जानता है कि इससे उनकी वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति और उनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है। इसलिए वो बेचैन है, इसलिए वो परेशान हो रहे हैं, इसलिए अभी भी बात कर रहे हैं कि जनता को गुमराह कर रहे हैं। कैसे गुमराह कर रहे हैं, क्या गुमराह कर रहे हैं, उसका कोई प्रमाण या तथ्य नहीं दे पा रहे हैं। वो तथ्य देते, अगर उसमें सच्चाई होती तो शायद जनता स्वीकार भी कर लेती, हम आप भी स्वीकार कर लेते एक सीमा तक। लेकिन राजनीतिक होने के नाते एक सीमा तक हम स्वीकार कर लेते, लेकिन वो कुछ तथ्य इनके पास है नहीं। तो झूठे विषय उठा करके और एक ही बात को, झूठ को बार बार बोल करके सच साबित करने का प्रयास जो विपक्ष कर रहा है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है विनोद जी।
चलिए दिनेश गौरव जी, राहुल गांधी तो बयान दे चुके हैं कि स्टूडेंट्स को, यूथ को, जेनजी को आगे आना होगा, संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है। अगर एसआईआर को लेकर के भी वो आंदोलन करते हैं, आंदोलित हो जाते हैं, तो आपके पास क्या काउंटर है? क्योंकि आगे ही इन्होंने शाहीन बाग किसानों के आंदोलन पर राजनीति की है। इनके जितने भी आंदोलन हैं उसकी बुनियाद ही झूठ पर आधारित है और उसके चंद लोग हैं मोहरे जो उसको उठाते हैं, जो उसको चलाते हैं, इसीलिए अपने मुंह के बल गिर जाते हैं। 46 बार राहुल गांधी जी की लॉन्चिंग हो चुकी है, अलग अलग तरीके से यात्राएं निकालते हैं, लेकिन खुद ही अपने कहे हुए बातों को उस पर पानी डालने का काम राहुल गांधी करते हैं। तो उनकी विश्वसनीयता तो है नहीं, इसलिए बहुत उसकी आवश्यकता पड़ती नहीं है। हाँ, अराजकता फैला सकते हैं, अराजकता की गुंजाइश रहती है और उसकी गुंजाइश अभी भी बनी हुई है। और इन्हें लगता है कि जैसा बांग्लादेश में, जैसा नेपाल में या श्रीलंका में हुआ, उस तरीके से भारत में भी हो जाएगा और रिजिम चेंज जैसी की परिकल्पना जो है वो साकार हो जाएगी। तो वो संभव नहीं है, क्योंकि भारत का जो जनमानस है, सही कहा, बहुत समझदार है। और सही बात है, किसी एक पार्टी के साथ उसका बंधुआ मजदूर नहीं है भारत का जनमानस। भारत का जनमानस जो पार्टी सही तरीके से कार्य करती है उसके साथ खड़ी रहती है। इंदिरा जी के एनआरकी को भी यहाँ की जनता ने नकार दिया था। 75 में इमरजेंसी लगाया और उनकी जमानत तक जब्त हो गई। क्या वो तो पहला वोट चोरी का केस तो उन्हीं का था और उसमें वो हारी और उसके बाद उन्होंने इमरजेंसी घोषित कर दिया देश के ऊपर। तो देखिए, इनका चरित्र संघर्ष करने का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, सही कहा, पन्ना प्रमुख से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का हमारा एक सांगठनिक स्ट्रक्चर है और एक पन्ने में 30 वोट होते हैं, तो हर 15 वोट पर एक पन्ना प्रमुख होता है और बूथ पर एक बूथ अध्यक्ष होता है। बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक एक सिस्टम हमारा बना हुआ है और ये बहुत संघर्ष के बाद ये उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी को मिली है। और इस संघर्ष सेवा है, इस संघर्ष में शासन नहीं है। इस संघर्ष में शासन पाने के बाद जनता की सेवा है। चाहे आपने कोरोना में देखा होगा या साल भर, पूरे वर्ष पर्यंत जो सांगठनिक कार्यक्रम हमारे चलते हैं वो सेवा के ही चलते हैं, चाहे सरकार की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए हो और चाहे अन्य कार्यक्रम हो। तो मुझे लगता है कि जनता की जो विश्वसनीयता है, जो कनेक्ट है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बिल्कुल एक, जैसे कहा जाए कि पानी में जैसे चीनी घुल जाता है, उस तरह की है। और उसको तोड़ना इनके लिए आसान नहीं है, क्योंकि ये तो राजपुत्र है और राजपुत्र कहां संघर्ष करता है, जमीन पे कहां जाता है। वो तो जनता को अपना एक तरह से मिल्कियत समझता है, उसको भी अपनी संपत्ति समझता है। तो ये अब व्यवस्था भारत में तो कम से कम नहीं चलेगी, क्योंकि चेतना जो भारत की दबा करके, कुचल करके रखी गई थी, वो जागृत हो गई है। और सभी समाज में ऐसे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान के नाम पर तो इन्होंने बांट ही दिया 1947 में। भारत के टुकड़े तो कर ही दिए, लेकिन उसके बाद भी उन्हीं टुकड़ों के आधार पर ही इन लोगों की राजनीति चल रही है। उसी टुकड़े के आधार पर, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, बिहार में राजद हो, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हो, स्टालिन हो, या फिर राहुल गांधी स्वयं केंद्र में बैठे हो, इन लोगों की पॉलिटिक्स ही उस पर चल रही है। लेकिन जनता इसको पसंद नहीं कर रही है। और सही कहा अभी रिजवी साहब ने, 5-7% तो वोट मुस्लिम समाज का भी बीजेपी को मिलता है और ये संख्या निरंतर बढ़ रही है और बढ़ेगी भी। जब इस देश की ताकत के साथ, इस देश की प्रतिष्ठा के साथ व्यक्ति अपने आप को जोड़ेगा, तो निश्चित रूप से ऐसी संख्या, वो वर्ग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी डिलीवर कर रही है, उसकी सरकार ने करके दिखाया है। तो मुझे नहीं लगता है कि उनकी कोई भी चुनौती, कोई भी जो भ्रम वो फैलाएंगे जनता के बीच में, वो हमको परास्त कर पाएगी या हमको चुनौती दे पाएगी, क्योंकि उनसे बहुत आगे निकल चुके हैं। 1952 में उद्घाटन किया हुआ पुल नेहरू जी के द्वारा, उसको सुन पा रहे हैं करने का काम जब मोदी जी करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना अंतर है। जी।